अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस टुडे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियासत या सियासत। नाज़रीन, जब हम रियासत और सियासत की बात करते हैं तो इसमें हमें इंतखाब किसका करना चाहिए। सबसे पहले अगर रियासत होगी तो हमारी सियासत बाकी रहेगी, जब रियासत नहीं होगी तो सियासत हम कहाँ जाके करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे रियासत या इदारे। अगर रियासत होगी तो इदारे रहेंगे, अगर इदारे होंगे तो मुल्क पाकिस्तान चलेगा। और रियासत, सियासत और इदारे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता कई साल से ये देखते चले आ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर बाकायदा किरदार कशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि फ़लाँ इदारा इसमें मुदाखलत कर रहा है। जो सियासतदान है, जो पॉलिटिशियन है, जो मुल्क के मफाद की खातिर काम कर रहे थे, उनको इदारों ने काम करने से रोका। तो ये जब हम अपनी नाकामियों का इदारों के ऊपर मलबा डाल देते हैं तो इसमें जो एक आम आदमी है बेचारा, जिसके ज़हन में ये चीज़ बात फीड कर दी जाती है, तो उसके दिमाग में यही बात गूंजती रहती है कि ये जो रियासत पाकिस्तान है, जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो अरसा दराज से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक सही ट्रैक के ऊपर लेके जाया जाए और पाकिस्तान को उस सफ़ के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा किया जाए, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करने लगते हैं तो हमारे जो इदारे हमारे और आ जाते हैं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई भी इसमें मौजूद है? देखिए, इदारे जो काम कर रहे हैं, इदारों को भी चाहिए कि वो अपने डोमेन के अंदर रह के काम करें। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन हम बताते चलें कि जो भी सियासतदान आता है वो सबसे पहले इन इदारों की तारीफ़ों के पुल बांधता है और वो कहता है कि पाकिस्तान के इन इदारों से अच्छा कोई इदारा ही नहीं है दुनिया में। अगर मिसाल दी जाए तो पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे हैं। जो ही 2-3 साल वो गुजारता है, जब वो इलेक्शन की तरफ उसने जाना होता है तो उसके बाद वो अपना बयानिया चेंज करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये इदारे सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे काम में रुकावट थी, हमारी जो नाकामी है वो इन इदारों की वजह से हुई है। तो इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, जो इदारे किसी भी मुल्क का वो सतून है। अगर इदारों के ऊपर आप जो है ना करैक्टर असैसिनेशन उनके अफराद के खिलाफ करेंगे या इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। देखिए, इदारों के अंदर रिफॉर्म्स आप लेके आए, रिफॉर्म्स आप कैसे लेके आ सकते हैं? रिफॉर्म्स इस तरह लेके आ सकते हैं कि आप उन इदारों को एतमाद में लें, ना कि उनके जो इदारों में काम कर रहे हैं लोग उनके ऊपर आप बराह रास्त तनकीद करें और आवाम के अंदर एक बयानिया बिल्टअप करें कि हमें जो है ये इन इदारों की वजह से काम नहीं करने दिया गया। अगर आपको काम नहीं करने दिया गया तो आपने 3 साल 4 साल या 20 साल जितना भी इक़्तिदार गुजारा, आप इक़्तिदार की कुर्सी से क्यों चिमटे रहे? आपको तो उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था जब आपको 2 माह 3 माह 6 माह के अंदर ये रोक दिया गया कि आप इस पॉलिसी के तहत नहीं चल सकते, आप इस मंशूर के तहत नहीं चल सकते। तो नाज़रीन, यहाँ पे कहीं ना कहीं झूठ ज़रूर मौजूद है और ये जो कीचड़ उछाला जाता है ख़ासतौर पर इदारों के हवाले से। आजकल एक बात बहुत तेज़ी के साथ पूरी पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही है कि वो है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से। हमारे जो सियासतदान है, अल्लाह ताला इन्हें और लंबी ज़िंदगी दे, तरक्की भी दे, आजकल वो इससे भी जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें खुल के जो है ना वो अपने जो दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है वो निकाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान मुहाजिरीन है इनके साथ जी बड़ी ज़्यादती की गई, जो हमारे इदारे हैं, जो रियासत है उसने जी बड़ी हम बेबस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे कोई बात कुछ और है। बात सिर्फ ये है कि देखें, जो अफ़गान मुहाजिरीन है, किसी मुल्क में भी जो मुहाजिरीन होते हैं, वहाँ पे जो लोग आए होते हैं, देखिए आपने वहाँ पे आज अगर हम बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पासपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं होती। अगर हम वहाँ पे ऐसे इंटर होते हैं तो हमें एक कोर्ट के थ्रू एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हमें चलना पड़ता है। 3-4 साल 5 साल वो आपको देखते हैं कि आपके किरदार में, आपकी शख्सियत में क्या रियासत का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व तो नहीं है जिसमें उनके मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ना वो जा रहा हो या उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो उनका आइन है उससे वो उसका तसादम हो। उसके बाद आपको वो नेशनलिटी या वहाँ की कौमियत मिलती है। तो नाज़रीन, हम ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ये है, ना तो कोई पासपोर्ट है और ना ही कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है, ना बात करने वाला है। जो बंदा भी आता है यहाँ पे आके मुक़ीम होता है और वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो मुलव्वस हो जाता है और यहाँ पे क्राइम दिन ब दिन जो है ना बढ़ता जाता है। अगर आज हम अपने दिल के ऊपर हाथ रख के हकीकत को थोड़ा सा समझें और हकीकत की बात करें, क्या ये जो स्मगलिंग का काम है क्या ये जायज़ है? इसमें मुल्क की इकानमी को भी नुकसान हो रहा है और जो जितने भी
ट्रेड करने वाले लोग हैं, जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो इससे डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि एक चीज़ आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो मार्केट में आप 20 रुपए की, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, आप सेल कर रहे हैं, तो दूसरी जब वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी की, बल्कि उससे शायद थोड़ी बेहतर हो, वो आप मार्केट में 15 रुपीज़ की आप सेल करते हैं, तो डेफिनेटली जो 20 रुपीज़ की जिसके ऊपर टैक्स इंक्लूडेड है, ऑल टैक्स वो पे कर रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। इसमें आपकी जो इकानमी, आपकी जो मईशत है, वो दिन ब दिन नीचे जाएगी। और जब आप इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ भी आप इंपोर्ट करने जाते हैं, आपने एक प्रॉपर मैकेनिज्म हर मुल्क के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आपको ड्यूटियाँ पे करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके वो आप अपने मुल्क में उसकी एक रिटेल या जो भी आप प्राइस है वो उसको कहते हैं कि इसके तहत आपने मार्केट में इसको सेल करना है। लेकिन जहाँ पे आप पोर्ट की ड्यूटियाँ भी ना दें, स्मगलिंग के रास्ते वो सामान आए और इतनी बड़ी तादाद में आए कि वो आपकी इकानमी को बैठा दें, तो मुझे ये बताएं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी क्या जायज़ काम है या नाजायज़ है। इसी तरह हम गोल्ड में देखते हैं, इसी तरह हम डॉलर के अंदर हमने देखा कि डॉलर ब्लैक हो रहा है और डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। गोल्ड के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, जो चंद लोग थे, मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग नहीं, लेकिन चंद लोग थे जिन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ था, वो बड़े हैवी पैमाने के ऊपर उन्होंने गोल्ड के रेट को ज़मीन से आसमान तक ले गए। इसी तरह डॉलर का जो ज़ख़ीरा किया हुआ था ब्लैक हो रहा था, मुल्क से बाहर जा रहा था, तो वो डॉलर, उसकी वजह से आपका डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया। आपके पास जब आप किसी मुल्क से कोई चीज़ ख़रीदारी करते हैं तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो डॉलर के ऊपर चल रही है। डेफिनेटली आपको पेट्रोल की मद में डॉलर देना पड़ता है, बाकी जो खाने पीने की या रोज़मर्रा की जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उनके ऊपर आप डॉलर में बिजनेस करते हैं। जब आपका डॉलर ब्लैक होके बाहर निकलेगा तो आपके ऊपर तो बोझ तो आएगा, आपकी इकानमी कैसे बूस्ट अप हो सकती है। इसी तरह हम करप्शन की मिसाल देते हैं। देखिए, इस मुल्क में आप इदारों को मजबूत करें, इदारों को खुला छोड़ें, इदारों से ये कहें कि एहतसाब करें, इदारों के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनका भी एहतसाब किया जाए, और जो इदारों से बाहर हैं पूरे पाकिस्तान का एक एहतसाब होना चाहिए। और एक अच्छे तरीके से, एक जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम है उसको वो लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान को भी उसी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ जब होती है तो उसको नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा बिल्टअप किया जाता है, बढ़ चढ़ के बयान किया जाता है और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके ऊपर ये उछाला जाता है और हमारे घर के जो लोग हैं, जो हमारे घर के अंदर के जो भेदी हैं, वही लंका डालते हैं। तो उसके अलावा नाज़रीन आप ये भी देखें कि कोई भी जो मुल्क है या कोई भी जो रियासत है वो अपने लोगों के खिलाफ, मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी जा सकती। जब वो देखती है कि ये काम, ये शख्स मुल्क के पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और इसकी जो पॉलिसी है ये मुल्क को ले डूबेंगी, तो उसके बाद वो अमली तौर पे उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है, मैं इदारों से भी आज ये कहूँगा कि खुदारा कि आप जो भी काम करते हैं तो उसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएं, ना कि उसको रास्ते में छोड़ दें। क्योंकि अगर जब आप उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठेंगे। इसमें हमारी जो अदलिया है ख़ास तौर पे, मैं उससे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो फैसले हैं वो आईने पाकिस्तान के तहत आने चाहिए, और जो आपने गिरफ्तारियाँ की हैं, जो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, उनको एक प्रॉपर पूरे प्रोसेस के तहत जो है वो एक कानून के ऊपर अमल करते हुए सज़ा और जज़ा का अमल को मजबूत बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई शख्स कल ये जुर्रत ना कर सके कि आईने पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर सके। तो हमें यहाँ पे ये सोचने की ये बात है कि आजकल हमारे जो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें प्रोपेगेंडा किया, हालांकि वो हमारा भाई है और हमने 20-30 साल से उन लोगों की 40 साल से खिदमत की, हर दुख में सुख में हम शरीक हुए। हम हमसाया होने के नाते हमने जितना नुकसान अफ़गानिस्तान के हवाले से उठाया, शायद तारीख़ में कोई मुल्क अपने हमसाए के हवाले से इतना नुकसान उसने ना उठाया हो। मैं मानता हूँ कि वहाँ भी जंगें लड़ेंगी, वहाँ पर उनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में धमाके कब शुरू हुए, पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट अटैक है ये कब स्टार्ट हुए। ये जो जंग के एक सिचुएशन होती है वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम करती हैं। अब जो वो एजेंसियाँ काम करती हैं उनके अपने अपने मफादात होते हैं, लेकिन वो बदनाम किया गया पाकिस्तान की एजेंसियों को। ख़ास तौर पर जो भी गलत काम होता था वो ये कहा जाता था कि ये रियासत पाकिस्तान की एजेंसी ने किया है। लेकिन मैं आज बड़े यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि रियासत पाकिस्तान की कोई ऐसी एजेंसी
क्योंकि उसमें एक दिमाग नहीं होता, उसमें हज़ारों दिमाग हैं और वो मुल्क के लिए सोचती हैं, वो मुल्क के मफाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता और मुल्क के मफाद के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। उन्होंने ये सोचना होता है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है, तो वो हमेशा जो फैसला करते हैं, जो काम करते हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के लिए करते हैं। और वो ज़ाहिर बात है कि जो सियासतदान हैं, जो हम आम लोग हैं, इनकी तरह टीवी के ऊपर आके या सोशल मीडिया के ऊपर आके कोई बयानियाँ नहीं बना सकते। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, एक अपने डोमेन है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये उनको इजाज़त दी होती तो मेरा ख्याल है कि आज सबसे ज़्यादा बेहतर वही परफॉर्म कर सकते थे। वो आपका बयानिया ऐसा मजबूत बना सकते थे कि ये जितने लोग झूठ बोल रहे हैं, जितने लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो तकरीबन नाकाम हो जाता। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये मौजू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।